एक बार फिर आपको बराह रास्त लिए चलेंगे जहां पर कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। मुख्तलिफ अवकात में बात की है, तो मेरा ख्याल है वो जो इम्प्रेशन है, अभी तो मीटिंग्स हो रही हैं और वो रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है। मेरे जहन में भी कोई ऑप्शन है, क्योंकि मैंने जो इसकी वर्किंग देखी है, देखिए स्पीकर साहब, ये 1971 में इस्टेब्लिश हुआ था। भुट्टो साहब ने, भुट्टो शहीद ने इनको इस्टेब्लिश किया था और ये एक लोगों को रिलीफ था। जो आम आदमी है उसको जो फूड आइटम्स हैं या 4-5-6 आइटम्स हैं उन पर रिलीफ मिलता था, सस्ती चीज़ें मिलती, सब्सिडाइज थी। उसके बाद ओवर ए पीरियड बहुत सारे इदारे बने, जिस तरह बिसप है वो एक आ गया जो, और वो बहुत बड़ा एक उसका वॉल्यूम है और उसकी सेटअप है। इस वक्त 600 बिलियन, मोर देन 600 बिलियन की वो बिसप के ज़रिए लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है। ये यहाँ तो मेरा हाल इस दफ़ा हमने इसके लिए जो सब्सिडी की रखी है अमाउंट, वो 60 बिलियन है। 50 बिलियन जनरल सब्सिडी है, 10 है रमज़ान पैकेज का, वो ICC ने अप्रूव की है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे अब आज भी चल रहा है कि ICC अप्रूव द सब्सिडी फॉर यूटिलिटी स्टोर। अगर वो की है, ये 15 दिन की बात है, तो फिर उसको वाइंड अप करने की या बंद करने के लिए तो नहीं वो अप्रूव की। तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद बैतुल माल भी आ गया, ज़कात कमेटियाँ भी आ गई। एक टाइम था ज़ियाउल हक का, उसके उस टाइम पे आई। तो अब बहुत सारे रिलीफ दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो रिलीफ दिया जा रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बड़े फोकस थे इस रमज़ान शरीफ में भी, उन्होंने स्पेशल पैकेज दिया और वो खुद विज़िट करते रहे। सारे मिनिस्टर्स की उन्होंने ड्यूटियाँ लगाई कि आप डिफरेंट एरिया में जाएंगे और यूटिलिटी स्टोर चेक करेंगे कि चीज़ें मिल रही हैं, सही मिल रही हैं, सप्लाई हो रही है और सही कीमत में मिल रही है और क्वालिटी भी। वो खुद भी 5-6 जगह पे गए, इतने वो इंटरेस्टेड थे और आज भी उतने इंटरेस्टेड है रिलीफ के लिए जितने उस वक्त थे। तो मैं समझता हूँ इसका जो मैकेनिज़्म है वो भी बनाया जा रहा है कि क्या डिज़र्विंग लोगों को सही वो मिल रही है, कि जो सब्सिडी है, या मैं या दूसरे लोग या तीसरे लोग उसको, या कोई और लोग उसको से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरा ये बेहतर चीज़ें की जा रही हैं, इसको बेहतर तरीके से आगे लेके जा रहा है ताकि लोगों को सही रिलीफ मिले, जिस मकसद के लिए 1971 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। तो मेरा हाल है ये ऐसा कोई चीज़ नहीं है, चीज़ों को बेहतर किया जा रहा है, कमेटीज़ काम कर रही हैं और इसी पे नहीं और भी बहुत सारे इदारों पे काम कर रही हैं। जी, Syed Naveed Qamar Saab to ask one question. Sir, if I can remind the Honourable Minister that our member had asked a specific question. Was there such a cabinet decision to wind up utility stores? And based on what he's saying that it is not being wound up, has that decision been withdrawn? So first, I need a clarification for that. Then I have my own question, which is that since it's a collective responsibility of the cabinet, so the Honourable Minister may also answer for us regarding the winding up of the Park PWD, because PWD also, it's a twofold hit that we are getting. A, the employees are left to go around helter-skelter because they don't know what is their future and where they will go. And secondly, our schemes, including, I'm sure the Honourable Minister himself has got schemes which were being carried out by Park PWD. And right now, they have been thrown into limbo, and we don't know what will happen to those particular schemes. If you are suddenly going to, there should have been an interim period over which this thing should have been done, and not one fine day just announce that you are going to wind up a certain department. So kindly answer that question also, since you are part of the cabinet. Minister Industries. जहाँ तक कैबिनेट का है, मैंने बताया कि कैबिनेट में जो आया वो डिसीजन मैंने बाद में जब मेरे पास आए तो मैंने पढ़ा, तो उसमें लिखा था वाइंडिंग अप अलोंग विद अदर ऑप्शंस। तो मेरा हाल है वो ऐसी बात नहीं है, मैं एक क्लैरिटी के साथ बात कर रहा हूँ। तो जो कमेटी में बात हुई थी वो मेरा हाल, हम कमेटी के बिलाल साहब भी हमारे मेंबर हैं, बड़े काबिल तरीन मेंबर हैं हमारी कमेटी के।
तो वहाँ पे भी बात हुई थी, तो प्राइवेटाइजेशन की ओरिजिनली बात हुई, लेकिन स्टिल नॉट डिसाइडेड कि कौन सा ऑप्शन लेना है। और मैं समझता हूँ कि मैं खुद भी उतना ही कंसर्न हूँ कि किसी तरीके से भी कोई ऐसा ऑप्शन, और फिर मैंने कहा कि जो उनके यूनियन के लीडर हैं उनको भी हम कॉन्फिडेंस में लेंगे, जो भी फाइनल करेंगे, लेकिन इसमें वाइंडिंग अप वाला मसला नहीं है। लिहाजा जब वाइंडिंग अप नहीं तो जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका जो फ्यूचर है, उनके राइट्स हैं, वो सेफ गार्डन है फुली। और पाक PWD की जो बात हुई है उसका क्लोजर है जी, वो वाइंड अप कर नहीं रहे बल्कि कर दिया है। और उसमें बड़ी बिल्कुल उसमें मुख्तलिफ वक्तों में मीटिंग्स होती रही हैं और बड़ा स्पीडीली होती रही हैं। कमेटीज़ बनी, उन्होंने काम किया, कैबिनेट में आया, कैबिनेट ने अप्रूव की प्रपोज़ल, और उस पाक PWD में बड़ी क्लैरिटी के साथ डिफ्रेंशिएट किया गया कि मेंटेनेंस जो है, जो पाक PWD के फंक्शंस हैं, उनको डिटेल में किया गया कि ये कौन आइंदा संभालेगा। तो उस पर मैं समझता हूँ कि जो मेंटेनेंस है वो एक अदारे को दे दिया गया है, वो CDA को कहा गया कि ये आप मेंटेन करें जी। नहीं, बाकी भी बताता हूँ, बाकी जगहों भी हमने किया है सारा। आप बिल्कुल उसमें कोई ऐसी इशू है ही नहीं है जिसका मेरा हाल है कोई थोड़ा तसर गलत हो जाता है। तो उसमें मैं जो लंबी बात है जो मैं करने लगा हूँ, लेकिन वो करूँगा नहीं कि क्यों किस मीटिंग हुई, किस तरह हुआ पाक PWD का। लेकिन जो डिसीजन आए कैबिनेट से और फिर उसमें फैसला किया गया कि हैंडिंग ओवर प्रोवेंशियल नेचर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स टू प्रोवेंशियल डिपार्टमेंट्स, उसका करेगी मिनिस्ट्री। जो प्रोजेक्ट ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो हैंडिंग वो अबालिश हो चुकी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इसमें जो आप लेने वाला नहीं, जो प्रोवेंशियल डिपार्टमेंट्स, देखिए प्रोवेंशियल नेचर के जो है ना, मैं उसकी मिसाल देने लगा हूँ। जब पिछली PDM की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त आपको सिंध में इशू नहीं था, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। पंजाब में ये इशू था कि वहाँ PTI की गवर्नमेंट थी, तो अगर पैसे उधर भेजे जाएँ उस डेवलपमेंट स्कीम्स के, तो वहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। लिहाजा पाक PWD को दी गई और पाक PWD ने वो एक्सेप्ट की और वहाँ उन्होंने काम शुरू कर दिया। और वो कुछ और गोइंग है तो वो प्रोवेंशियल गवर्नमेंट्स को देने के लिए कहा है कि ये उनको दे दें, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट, क्योंकि उधर आप ही की गवर्नमेंट थी, आपके जो प्रोजेक्ट्स थे वो पाक PWD ने नहीं लिए, वो सीधे उधर चले गए। दूसरा, हैंडिंग ओवर ऑफ फेडरल नेचर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, अब फेडरल नेचर के जो है टू रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज, एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज, मिनिस्ट्री जो आगे हैं इसको इम्प्लीमेंट करेंगी, वो मिनिस्ट्रीज का जिक्र है। प्रिपरेशन ऑफ टेंजिबल लीगल प्लान इंस्ट्रूमेंट, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए इसको आगे हम लेके चलेंगे, एक्ट लाएंगे यहाँ पे। फाइनेंशियल प्रपोजल फॉर गोल्डन हैंडशेक सेपरेशन स्कीम, ये एक लाए हैं जो इसके मुलाजमीन हैं जो दर्जा 4 तक हैं, वो तो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ में, जिस तरह वो मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं हम कि स्वीपर हैं, प्लम्बर हैं या टेक्नीशियन हैं, वो तो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ को दे रहे हैं। जो दूसरे हैं उनके लिए हम एक लीगल यहाँ एक्ट लाएंगे, वहाँ पे उसके ज़रिए हम दे रहे हैं उनको। गोल्डन हैंडशेक तो नहीं करते, स्वेरेंस हम उसको एक स्कीम कहते हैं जिसको आपको ज़्यादा पता होगा। उसमें उनको 1.5 जो 10 ईयर से कम के सर्विस वाले लोग हैं, जिनकी सर्विस 10 साल से कम है, उनको 1.5 जो है ना वो सैलरीज का दे रहे हैं। जो 10 साल से ज़्यादा है उनको 1.5 प्लस पेंशन दे रहे हैं। नवी साहब 1.5 प्लस पेंशन दे रहे हैं। तो ये उनके लिए पैकेज है। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा वे फॉरवर्ड है जिससे उनका जो सिलसिला फ्यूचर वो सेफ हो जाएगा। शुक्रिया। राजा परवेज़ अशरफ साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये बिल्कुल ये आज का जो कॉल अटेंशन नोटिस है, इसके 2 हिस्से थे। एक तो यूटिलिटी स्टोर्स के बारे में पता किया और ऑनरेबल मेंबर्स मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि उसके बारे में ऐसी कोई बात नहीं है,
और वो अबॉलिश नहीं हो रही, तो इसको भी इन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस ये यकीन दहानी करा दी है और ये अच्छी बात है। लेकिन ये इबहम नहीं होना चाहिए। गैर यकीनी की कैफियत जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं पैदा की जा सकती। इससे पहले मैं समझता हूँ इसकी क्लैरिफिकेशन आ जानी चाहिए थी। और दूसरी बात है पाक PWD की, वो इन्होंने फरमाया कि दैट हैज़ बीन अबॉलिश्ड। अब वो किन हालात में अबॉलिश हुई है वो भी मैं चाहूँगा कि अगर बता सकें। लेकिन अगर अबॉलिश हो गई है तो वो जो 25,000 एम्प्लॉयड्स लोग थे वहाँ पर जो मुख्तलिफ कैडर्स में काम कर रहे थे, क्या उनके लिए बंदोबस्त किया गया पहले, या सिर्फ उनके लिए मुख्तलिफ आपने एक वेग्स आइडिया पेश किया है कि गोल्डन हैंडशेक भी हो सकता है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। उन सब लोगों को 25,000 लोगों को आपने सूली पर लटका दिया। अब वो कभी मेरे पास बैठते हैं, कभी आपके पास आते हैं पूरे शहर में, कभी वो जलसे जुलूस कर रहे हैं, कभी हंगामे हो रहे हैं, कभी यहाँ पर सिटिंग्स हो रही हैं। तो जनाब आप यू आर ए वेरी एक्सपीरियंस्ड मिनिस्टर, मैं ज़ाती तौर पर आपका बड़ा एहतराम भी है सर। इसको आपने इस गैर यकीनी कैफियत में से पहले उन जो एम्प्लॉइज़ थे उनको निकालना था, उनके लिए कोई ठोस आपने लाया अमल तैयार करना था, उनको कहीं आपने यकीन दहानी करानी थी कि आपके मुस्तकबिल महफूज है। अब 25,000 लोगों के पीछे कितने लोग होंगे? अगर 5-6 भी लगाते हैं तो ये लाखों लोगों की जिंदगियों की बात है, उनके रोजगार की बात है। अगर आप ये कहना चाहें, ये जस्टिफिकेशन करते हैं जैसे हमारे बहुत सारे आजकल मैं समझता हूँ कि स्यूडो जो फिलोसोफर हैं वो कर रहे हैं कि भाई आप राइट साइजिंग पे जाएं और लोगों को नौकरियों से निकाल दें, लोगों की पेंशन बंद कर दें, आप इंपोर्ट्स पे जो है वो एम्बार्गो लगा दें, आप जो है वो किसी किस्म का इंपोर्ट्स नहीं होने देंगे तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड ठीक हो जाएगा। इस तरह तो हुकूमत नहीं चलेगी। आपने यहाँ ये दिस इज़ द फोरम, काश यहाँ पर ये डिस्कस होता कि इस मुल्क के 25,000 लोगों को अगर हमने अनएम्प्लॉयड करना है तो उसका हमारे पास क्या जवाब है, और अगर वो आज बस ज़रूरी है तो हमने उनको सिक्योर करने के लिए कौन से इकदाम किए। जनाब वाला, आज भी मुझे पता है कि बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं, उनके घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो बेरोज़गारी है इस मुल्क। हम क्यों बेरोज़गारों की एक और फौज जत्थे तैयार कर रहे हैं? आज आपको जो अनरेस्ट नज़र आती है, जो माशरे में नतात नज़र आता है, बुनियादी तौर पर यह है कि लोग जो हैं उनके परेशानियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, माशी तौर पर बदहाली है। इस हालात में, इस बैकड्रॉप में मैं वज़ीर मौसूफ से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वो ठोस प्लान जो है यहाँ फ्लोर ऑफ द हाउस दें कि इन 25,000 लोगों को जिनका रोज़गार आप छीनने जा रहे हैं उनके लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है। शुक्रिया। मिनिस्टर इंडस्ट्रीज। दोबारा हमारे बहुत ही काबिल एहतराम फार्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं, स्पीकर भी हैं। मैं क्लैरिटी के साथ ये कहें कि आपने थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है या ऐसा क्लैरिटी के साथ बात नहीं की गवर्नमेंट ने। जब मुझे यूटिलिटी स्टोर की बात करने लगा हूँ तो जब मुझे यूनियन के कुछ लीडरान 4-5 लीडर्स थे उनके मिले, मेरे ऑफिस में मीटिंग हुई, तो उसके बाद एक उनके मशवरे से प्रेस रिलीज जारी की गई। प्रेस रिलीज क्लैरिटी के साथ सारे टीवी पे चली और अखबारात में भी अगले दिन आई, और मैं समझता हूँ उसमें कोई अब एम्बिग्यूटी नहीं, ना कोई कन्फ्यूजन है, ना कोई ऐसी बात है। यूटिलिटी स्टोर वाले काम कार करते रहेंगे, उसमें कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। पाक PWD वाली बात की तो ये कहते हैं कि उसमें डिस्कस होता, तो मैं समझता हूँ कि वाइंडिंग अप ये गवर्नमेंट का डिसीजन है कि उसको वाइंड अप करना। उसके हैं कुछ वजूहात हैं जो मैं समझता हूँ बड़ी सही वजूहात हैं, और इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप कैबिनेट में आएँ ताकि आप भी वहाँ पे डिस्कस करें। अगर आपके ज़हन में कोई चीज़ है तो आप वहाँ पे डिस्कस हो जाए, तो आप वो मेरा बेहतर हो अगर आप उधर हों तो। दूसरी बात यह है कि उसमें बड़ी उसमें क्लैरिटी है उन लोगों के साथ। एक तो 25,000 लोग नहीं हैं, वो राज साहब 7,000 लोग हैं मेरा हाल। वैसे एक 3300 है, फिर दूसरा एक सेक्शन है 300 है,
मैं पाक PWD यूटिलिटी तो वो छोड़ दे, वो तो कुछ हो ही नहीं रहा। अच्छा मिला के लिखा हुआ है, आपने बिल्कुल ही सबको इकट्ठा कर दिया। अच्छा फिर होगादारी तो और बड़ी। नो क्रॉस टॉक, आप चेयर को एड्रेस करें। सॉरी सर। तो पाक PWD का जो है उनको बिल्कुल जो स्कीम आ रही है वो हाउस में आएगी। यहाँ पे जो एक्ट है सिविल सर्वेंट एक्ट, उसमें अमेंडमेंट लाई जा रही है और ये हाउस ने उसको पास करना है। उनके जो फ्यूचर के लिए जो सेफ गार्ड है या उसको कवर किया जा रहा है। तो दूसरी एक अथॉरिटी भी पाक PWD के एक नई अथॉरिटी जो है वो बन रही है, जिसमें ये काफ़ी सारे उस पर वो है कि पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एसेट्स मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये कुछ जो एसेट्स मैनेजमेंट है या उसकी डेवलपमेंट है, कुछ इनको ट्रांसफ़र होंगे। ये चीज़ें बेहतर की जा रही हैं ओवर ए पीरियड। अगर कुछ चीज़ों को इम्प्रूव किया जा रहा है और एम्प्लॉइज़ का भी फ्यूचर जो है उसको यकीनी बनाया जा रहा है कि उसको वो उनको सेफ गार्ड किया जाए, तो मेरा ऐसा इशू नहीं है जो इस वक्त बात हो रही है। जी जी राजा अशरफ परवेज साहब। मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था कि जिस तरह ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि PWD को अबॉलिश करके हम सोच रहे हैं कि एक और नई एक बॉडी बनाई जाए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो क्या ये मुमकिन नहीं था कि आप PWD को इम्प्रूव करते, इसमें जो कमज़ोरियाँ थीं उसको दूर करते। अगर हम सिर्फ ये कहें कि एक महकमा जो है उसमें रिश्वत है, उसमें करप्शन है, तो कल मैं किसी महकमों के नाम नहीं लेता, तो कोई महकमा भी अगर कोई आदमी कहता है कि इसमें करप्शन है, तो क्या उसका ये हल होगा कि सारे महकमे को ख़त्म कर दिया जाए? इस तरह तो करप्शन तो एक दिन में ख़त्म हो जाएगी अगर आप तमाम महकमे ख़त्म कर दें और सारे महकमों को अबॉलिश कर दें। तो आई कैन अश्योर यू कि देयर वुड बी नो करप्शन इन पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान कैसे चलाएंगे? मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल एक यकतरफा फैसला है और वज़ीर मौसूफ से मेरी गुजारिश होगी कि वो इस पर ज़रूर गौर करें, कैबिनेट में भी ये बात करें। और यहाँ अगर आप लेकर आएंगे हमारे पास इस पार्लियामान में, तो वो लेकर आएँ कि ये जो 10,000 है, 15,000 है, 25,000 जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनके मुस्तकबिल के बारे में आपने क्या फ़ैसला किया है, और जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई नया सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं वो क्या है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ये मिनिस्टर साहब आप इसको क्लब कर लीजिएगा। अभी ये होता नहीं है कि आप दूसरी दफ़ा टाइम दें, मगर ऑनरेबल स्पीकर साहब थे तो आई यूज़ माय डिस्क्रेशन कि उनको टाइम दिया। तो एजाज़ हुसैन चखरानी साहब सवाल कर लें, उसके साथ इसको जवाब दे दें। जी एजाज़ हुसैन चखरानी साहब। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मिस्टर स्पीकर, यहाँ मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि हम यूटिलिटी स्टोर्स को क्लोज़ करने नहीं जा रहे हैं। सर अभी तो उन्होंने कह दिया, लेकिन ये एक तूफ़ान बरपा था यहाँ इस्लामाबाद में। यहाँ पूरे मुल्क से यूटिलिटी स्टोर्स के एम्प्लॉइज़ इकट्ठे हुए थे, उनकी मैनेजमेंट इकट्ठी हुई थी। कुछ तो था जिसकी वजह से ये लोग इकट्ठे हुए थे, और मैं इसका क्रेडिट फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देता हूँ और अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले जब हज़ारों लोग यहाँ इकट्ठे थे, मेरे चेयरमैन साहब ने मुझे डेलीगेशन के साथ भेजा और कहा कि आप जाके उनके साथ बात करें, उनको बताएं जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है यहाँ असेंबली में यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने नहीं दिया जाएगा। मैं गया अपनी डेलीगेशन के साथ, मैंने वहाँ उनसे मिला, वहाँ मैंने स्पीच की, हमारे डेलीगेशन के जो मेंबरान थे उन्होंने भी वहाँ स्पीच की। उसके बाद गवर्नमेंट प्रेशर में आई और फिर उन्होंने ये डिसीजन वापस लिया। यहाँ ये कह देना कि कैबिनेट में ऐसी बात नहीं थी, बिल्कुल ऐसी बात थी। ये बंद करना चाहते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कह रहे हैं हम बंद नहीं कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। मैं इनको ये मशवरा देता हूँ, आइंदा इस तरह का आपका प्लान हो, प्लीज़ आप एम्प्लॉइज़ का मसला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अगर आपका साथ दे रही है तो आप ऐसी चीज़ें में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछें। हम मुफ्त में आपका साथ नहीं दे रहे कि आप लोगों को नौकरी से निकालें। दूसरी बात यह है कि हम नौकरियों के एम्प्लॉयमेंट के खातिर उनके साथ रहेंगे।
दूसरी बात उन्होंने की पाक पीडब्ल्यूडी की। पाक पीडब्ल्यूडी की जो बात की है उन्होंने, ये कह रहे हैं कि उनके लिए हमने अल्टरनेट किया है। सर होना तो ये चाहिए था कि जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके, सर ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कमीशन पास किया पाक पीडब्ल्यूडी में, जिन्होंने जो अभी 18-19 ग्रेड में आ गए, सर उनको ये निकाल कर फेंक देंगे, उनका फ्यूचर क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे? ये आप ये बताएं, कोई सरप्लस पूल ये ले आए, उसमें उन एम्प्लॉइज़ को, छोटे एम्प्लॉइज़ को भी डालें और जिन्होंने कमीशन पास किया उन लोगों को भी उसमें डालें। और दूसरा सर, यहाँ कहा गया कि वाइंड अप कर दिया पीडब्ल्यूडी को। सर यहाँ हमारे ऑनरेबल एमएनएस के फंड्स एलोकेट हुए थे, पैसे एलोकेट हुए थे, अब उनको बताया जा रहा है कि पाक पीडब्ल्यूडी ख़त्म हो गया तो उनके पैसे भी लैप्स हो गए। उनकी डेवलपमेंट कहाँ जाएगी? जो लोग उन्होंने वायदे किए अपने अवाम के साथ कि हमने आपको ये डेवलपमेंट स्कीमें दी, अब उनके स्कीमों का क्या होगा? यहाँ 3-4 मेरे ऑनरेबल एमएनएस हैं, उन्होंने तो अपने नाम भी बताए कि उनकी स्कीमें, उन्होंने कहा कि अब पाक पीडब्ल्यू नहीं है तो आपकी स्कीमें भी ख़त्म है। तो ये भी बताया जाए उन स्कीमों का क्या होगा, वो पैसे उनको कैसे मिलेंगे? थैंक यू जी। मिनिस्टर साहब ये काइंडली ये दोनों जवाब दीजिएगा, राजा साहब का भी और जखरानी साहब का भी। जी थैंक यू सर। मैं फिर वही कहूँगा कि मेरा काफ़ी रेपिटेशन के साथ बात हो रही है। यूटिलिटी स्टोर का तो मैंने बताया, क्रेडिट बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज़ कोशिश करती हैं कि वो अपना क्रेडिट ले, लेकिन ये इसमें दुरुस्त है कि ये 1971 में भुट्टो शहीद ने बनाया था और बड़ा ये इसकी यूटिलिटी है, यूटिलिटी स्टोर है लेकिन यूटिलिटी भी इसकी है। लेकिन मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैंने इनके जो प्रोटेस्ट था उससे पहले लाहौर में फ्राइडे था या सैटरडे, वहाँ पे एग्जीबिशन थी, शायद 23 या 24 तारीख थी, तो वहाँ पे एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन थी। वहाँ पे मैंने मीडिया को बताया, जो टीवी पे सात जगह पे आया, कि हम इसको वी आर नॉट गोइंग टू क्लोज या वाइंड अप दिस यूटिलिटी स्टोर। तो बाद में जब वो मुझे मिले तो उस वक्त भी वो सेटिस्फाई हुए और इस वक्त वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं और वो काम कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन नहीं है। उनको क्लैरिटी के साथ बता दिया गया कि आपने, बल्कि मैं थोड़ा नाराज़ उनसे हुआ कि आपने ये क्यों किया सारा कुछ, तो वो उसके पास उनका जवाब नहीं था। मैं यहाँ नहीं कहना चाहता, वो थोड़ी सी माजरत खा थे कि जी हमें नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा आप मुझे उधर भी मैंने मिले, मैंने बता भी दिया और आज भी बता रहा हूँ। मुझे तो पहले आप जब भी आपको मसला हो मेरे पास आए, मिनिस्टर मैं हूँ। कुछ मिनिस्टर्स के उन्होंने बयानों का जिक्र किया, तो मैंने कहा मिनिस्टर मेरे बयान के बाद प्राइम मिनिस्टर अगर कुछ कहें तो वो तो क्रेडिबल है। अगर मिनिस्टर कोई इधर उधर की बात कोई कर देते हैं तो शायद वो इतनी क्रेडिबल नहीं होती, ना समझनी चाहिए, क्योंकि महकमा हर एक का अपना होता है, वो डेप्थ में जानते हैं वो क्या रहा है। तो यूटिलिटी स्टोर का रेस्ट श्योर के कुछ नहीं है ऐसा सिलसिला। पाक पीडब्ल्यूडी की बात है, बिल्कुल है, हम उसको बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये अथॉरिटी जो बन रही है वो भी एक इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट हमेशा होनी चाहिए, लेकिन एक बात है कि एम्प्लॉइज़ का जो फ्यूचर है या उनकी जो नौकरियां हैं या उनके राइट्स हैं वो ज़रूर सेफ गार्ड होने चाहिए, प्रोटेक्ट होने चाहिए। हमारी PMLN कमिटेड है। जहां बात ट्रेड यूनियनिज्म की जाए तो बहुत कंट्रीब्यूशन है पीपल्स पार्टी की, जब 70 में जब ये आए तो। लेकिन यहाँ मैं भी बताऊं कि जो PMLN ने मज़दूरों के लिए किया है वो भी पंजाब में मेरा हाल उसकी मिसाल नहीं मिलती। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनके लिए जो तालीम के लिए, सेहत के लिए, उनके दूसरे मामलात के लिए जितना किया है वो भी मेरा हाल एक तारीख है और बहुत बड़ा काम किया मज़दूरों के लिए। लिहाजा PMLN इज़ आल्सो कमिटेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं। तो वो जो आप बात कर रहे हैं पूल की तब बात होती है जब कोई और कोई ऐसा पैकेज ना हो या कोई ऐसी कोई लीगल फ्रेमवर्क ना अवेलेबल हो। तो इसमें हम जो ला रहे हैं यहाँ आपके पास एक पैकेज और लीगल फ्रेम और लीगल उसको कवर होगा, पार्लियामेंट पास करेगी, तो वो मेरा उससे ज़्यादा सेफ गार्ड क्या हो सकता है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए वो सारा कुछ हो जाएगा। तो पूल में बिल्कुल पूल सरप्लस लोग वहाँ पूल में चले जाते हैं, वाए दिन जाते रहते हैं। वो मेरा हाल है उसमें तभी होता है जब कोई और गुंजाइश ना हो। तो जो सरप्लस होगा वो डेफिनेटली वो पूल में जाएंगे, वो सरप्लस पूल में, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। बहुत थैंक यू वेरी मच। आई थिंक कि अब सारे सेटिस्फाई हो गए होंगे, लेकिन अगर और फिर किसी ने रबिश
जी डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा। जी मिनिस्टर साहब का माइक खोलें। एक मिनट डॉक्टर साहिबा। स्पीकर साहब, नहीं, मैंने पहले ही बताया था, जो फंड है प्रोवेंशियल जो नेचर्स के प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोवेंशियल गवर्नमेंट्स को दे दिए गए हैं। जिस तरह मेरी स्कीमें थी, PMLN की स्कीमें थी। नहीं, आपके तो मसले ही नहीं है। पहले पीपल्स पार्टी को मैंने शायद नहीं रजिस्टर करा सका कि जब MNA की स्कीम आई PDM की गवर्नमेंट में, तो उस वक्त हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी होती हैं, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं। यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है फंड प्रोविंशियल को। लेकिन जो हमारे यहाँ, क्यों पंजाब में PTA की गवर्नमेंट थी, तो वहाँ पे पहले भी हमें एक्सपीरियंस था, अगर कोई पैसा गया तो वहीं वो उन्होंने कहा जी बस रहने दें, ये कहीं नहीं जाएगा, ना लगेगा ना एग्जीक्यूट होगा। सिंध में आपकी गवर्नमेंट थी, आपने सिंध में ट्रांसफ़र कर दिए। हमारे जो पैसे थे वह हमने पाक PWD को दे दिए, PMLN वालों ने, पंजाब वालों ने, और KP के भी इसी तरह था। तो वहाँ पे जो ऑन गोइंग स्कीम्स हैं हमारी पंजाब में, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को अभी रिकॉर्ड 15 तक डेडलाइन है, जा रहा है कि ये प्रोविंशियल ये स्कीम्स हैं, इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे और ये पैसा उनका बाकी है, जो कॉस्ट है उसकी, वो आपको ट्रांसफ़र की जा रही है। मतलब वो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं ना, अभी 15 को जा रहे हैं ना जी, आप 15 तारीख को ये जी जी नवीद कमर साहब का माइक खोलें। Sir, in the execution of the SDG funds, obviously the choice was to either transfer them to the provincial executing agencies or to retain the federal executing agency, which was Park PWD. We found it prudent to use Park PWD as the executing agency. और वो काम तकरीबन 90% कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो जो आखिरी 10% है उसमें आके आपने जो है वो तलवार लगा दी PWD पे, तो अब वो लिम्बो में गया है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को नहीं ट्रांसफ़र हुए, ना ही कोई एक्सटेंसिव कोई इतनी कम से कम सिंध गवर्नमेंट के साथ फेडरल गवर्नमेंट की इंटरेक्शन नहीं हुआ कि ये स्कीम्स आप किस तरह से उठाएंगे, फंड्स कहाँ हैं और कैसे ट्रांसफ़र होंगे। None of that transition has taken place. That is why I was suggesting कि when you do these kinds of things, इसको आप suddenly तलवार नहीं लगाते, उसको कुछ टाइम तो देते हैं कि वो ट्रांजिशन पीरियड तो कंप्लीट कर दें। जी मिस्टर साहब एक क्लब कर लीजिएगा, एक मिनट डॉक्टर साहब सवाल पूछ लें, फिर आप दोनों का जवाब इकट्ठे दे दीजिएगा। जी डॉक्टर नफीसा शाह एक सवाल कर लें, फिर दोनों सवालों का जवाब दे दीजिए। जब से ये कैबिनेट बनी है, दो वर्ड्स हम बार बार सुन रहे हैं और अखबारात में, अनफॉर्चुनेटली इस हाउस में नहीं, अखबारात में, और वो क्या लफ्ज़ हैं? एक है राइट साइजिंग, एक है डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग, राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग। और उनमें एक एस्टिमेट के मुताबिक, वो भी अखबार में पढ़ा है, कि 60,000 मुलाजिम और पता नहीं कितने नंबर्स ऑफ SOEs जो हैं ये फारग करने वाले हैं। 60,000 मुलाजमीन जनाब स्पीकर, ये 60,000 ज़िंदगियाँ हैं, ये 60,000 फैमिलीज़ हैं, इनके चूल्हे जो हैं बुझने वाले हैं। मुझे अफसोस ये होता है कि इस डाउन साइजिंग राइट्स, पहली बात ये है कि रियासत पाकिस्तान लिमिटेड कंपनी नहीं है। लिमिटेड कंपनीज़ में आप डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग करते हैं। अगर कंपनी जो है वो डूब रही होती है, फिर आप मुलाजिम निकालते हैं। पाकिस्तान एक रियासत है और फलाही रियासत है, इसमें ये डाउन साइजिंग राइट साइजिंग क्या है? आई अंडरस्टैंड वी ऑल हैव टू डू रिफॉर्म्स, आई अंडरस्टैंड कि रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, लेकिन जिस बॉन्डे तरीके से आप डेली की बुनियाद पे, और एक काम मचा हुआ है, एक अनसर्टनटी है, एक तोड़ फोड़ है वफाकी हुकूमत में जो अनएक्सेप्टेबल है। और अभी हाल ही में हमने देखा कि जो इनके हेड हैं रीस्ट्रक्चरिंग कमेटी के या मेंबर हैं, वो अभी मैं सवाल पर आती हूँ, लेकिन कैसर बंगाली साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इन द नेम ऑफ राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग,
आप 17 से 22 ग्रेड के मुलाजमों को तो आपने प्रोटेक्ट किया हुआ है, 16 ग्रेड से अंडर जो मुलाजमीन हैं उनको आप धड़ाधड़ नौकरियों से निकाल रहे हैं। सो माई क्वेश्चन इज, and also these are just not jobs, these are institutions and they are delivering. जनाब स्पीकर, PWD सिर्फ जो कह रहे हैं कि करप्शन, ये पाकिस्तान का इंजीनियरिंग कोर है। और मैं मिनिस्टर साहब को बताती चलूं कि हमारे इंजीनियर्स इस वक्त नकल मकानी कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, UAE जा रहे हैं, बिकॉज इनके पास यहाँ जॉब्स नहीं है, ना हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से हमारे कोई प्लान्स हैं। सो द क्वेश्चन इज that the so-called restructuring policy of this government, the Prime Minister should come on the floor of the House and tell us कि ये 60,000 मुलाजमों को जो एक कहम मचा हुआ है वफाकी हुकूमत में, ये क्या restructuring है, ये क्या reform है, क्या करने जा रहे हैं। For God's sake, do not use the word downsizing. This is not a limited company. ठीक है, शुक्रिया जी। मिनिस्टर इंडस्ट्री, ये दोनों सवाल का जवाब नवीद कमर साहब का और ये डॉक्टर साहब का प्लीज दीजिएगा। पहले तो नवीद कमर साहब ने जो कहा है, देखें वो मैंने एक मिसाल दी, अगर MNA जिस MNA ने भी ऑप्ट किया कि हमने अपना पार्क करना है पैसा एग्जीक्यूटिंग एजेंसी पाक PWD में, तो उसका मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि वो ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट्स प्रोविंसेस को जा रहे हैं, रेलिवेंट प्रोविंसेस को, और वहाँ पे पैसा जो पाक PWD के पास है वो वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। लेकिन कुछ पैसे ऐसे हैं जो जब केयर टेकर आए हैं, मिस्टर स्पीकर सर, जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो उसने आके हमारे MNA स्कीम्स के पैसे जो रिलीज़ नहीं हुए थे वो आके उन्होंने ख़त्म कर दिए, जिसको दोबारा कैबिनेट में टेकअप हमने किया हुआ है। और अब हम बात किया कि जी जो पैसे हमारे उस वक्त रिलीज़ नहीं हुए थे, आपने कहा था कि अगले क्वार्टर में हो जाएंगे, वो तो ट्रांसफ़र ही नहीं हुए और उधर आधे जो प्रोजेक्ट्स आधे बनी हुई हैं स्कीमें, तो उन्होंने चेक करवाई हैं थ्रू सही प्रोसेस कि जो स्कीमें ऑन गोइंग हैं और उनके पैसे रिलीज़ नहीं हुए, यहाँ पे ख़त्म कर दिए गए थे केयर टेकर में, वो दोबारा उस पर कमेटी बनी है, स्टीयरिंग कमेटी वो कर रही है और वो पैसे रिलीज़ फेडरल गवर्नमेंट कर देगी, वो पहुँच जाएंगे। रहा बाकी जो नफीसा साहबा ने बात की है, देखिए सर बात ये है कि बातें बिल्कुल सारी ठीक हैं, लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग रिफॉर्म्स होनी चाहिए और ये एक अच्छा प्रोसेस होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें ये रीस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म्स पे जाना होता है, इम्प्रूवमेंट के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, डिलीवरेंस के लिए, अच्छी वहाँ पे मैनेजमेंट के लिए। तो अभी मैं समझता हूँ कि जो पाक PWD की बात हो रही है उसमें जो इम्प्रेशन है कि वहाँ से इंजीनियर जा रहे हैं, वहाँ पे कोई ऐसा है सच इंजीनियर, क्वालिफाइड इंजीनियर नहीं, और जो जिस तरह माफिया वहाँ बना हुआ था उसको उसमें बेहतरी लाने के लिए उस जो उनका मैंडेट था उसके लिए एक अथॉरिटी नहीं बनाई जा रही है। वहाँ भी इंजीनियर आ जाएंगे, वहाँ भी कंसल्टेंट आ जाएंगे, वहाँ वो अच्छा काम करेंगे। ये बेहतरी की तरफ एक कदम है। लोगों ने तो इसको बड़ा अप्रिशिएट किया है कि ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट कर रही है कि एक ऐसा अदारा जो ऑलमोस्ट स्टैग्नेशन ही नहीं बल्कि बिल्कुल ही ख़त्म, उसका कोई हाल ही कोई नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि बजाय उस पर और ज़्यादा इन्वेस्ट करते और ज़्यादा उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते जिससे रिज़ल्ट निकलता ना, तो बेहतर है जो हम इस वक्त कर रहे हैं कि उसको वाइंड अप किया है, उसके जो फंक्शंस हैं वो बेहतर जगह पे वो पार्किंग की है उनकी, और जो अथॉरिटी बन रही है वो रेगुलेट करेगी सारा कुछ। थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया जी। आइटम नंबर 11 सैयद नवीद कमर साहब, आप ये मूव करें। इसके बाद कॉलिंग अटेंशन नोटिस। Please. So I beg to seek leave under sub-rule 4 of Rule 293 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 to move the following amendments in the said rules. Amendment in Rule 119 of the Rules of Procedure. That in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, in Rule 119, after Sub-Rule 1, the following proviso shall be added, namely, provided that in order for a constitutional amendment bill, at least 1/4 of total membership may stand in the seats to allow the amendment to be introduced.
जी मिनिस्टर इंफॉर्मेशन। थैंक यू ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर। जो ऑनरेबल सीनियर मेंबर नवीद कमर साहब ने रूल 119 की अमेंडमेंट मूव की है, वी हैव नो ऑब्जेक्शन, इट मे बी रेफर टू द कंसर्न कमेटी सर। जी जी रेफर टू द कमेटी। जी आइटम नंबर 23 मिस कॉलिंग अटेंशन नोटिस आलिया कामरान साहब का माइक खोले। जी कॉलिंग अटेंशन नोटिस पे। नहीं सर, आप किस तरह से रूल्स को अमेंड करने जा रहे हैं, वो भी आईनी तरमीम के लिए। आप किस तरह से उन स्टेक होल्डर्स जो पार्टियां आपकी तमाम पार्लिमानी जमातें उनको किस तरह से बाईपास कर सकते तो आप हैं? ये कमेटी में बात करें ना सर, क्यों कमेटी में? नहीं, आप कमेटी को रेफर कर दिया, आप कमेटी में बात करें। आपने ये कॉलिंग अटेंशन नोटिस पे बोलना है, प्लीज पढ़ें इसको। चलें जी, शुक्रिया जी सर। जी मोहतरम, साथ ही मैं आपका शुक्रिया, आपने कॉलिंग अटेंशन ले लिया, लेकिन सर एक मोदबाना गुजारिश आपसे मैं ये करूंगी, मेरी रिक्वेस्ट है सर कि जितना सर प्लीज सर आप मेहरबानी कीजिए। अभी आपने ये जो खुला तजाद यहाँ पे रखा, नहीं सर हुकूमत का कॉलिंग अटेंशन फिर आप एक सवाल कीजिएगा। कॉलिंग अटेंशन सर, मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मुझे हुकूमत जितना टाइम नहीं टेकअप करना है, थोड़ा मैं कल के लिए रेफर कर देता हूँ अगर आप टाइम नहीं है। सर आपका तजाद नजर आ रहा है, आप पढ़ेगा फिर मैडम। सर मैं आपसे टाइम मांग रही हूँ, मुझे बात करने का मौका दीजिएगा। आप इतने सीनियर मेंबर हैं, इस तरह ना करें। जी मैं वजीर बराए ख़जाना व महासिल की तवज्जो अवाम में गहरी तशवीश का बाइस बनने वाले फौरी इमामी अहमियत के मामले की जानिब दिलाऊंगी, जो कौमी बचत पाकिस्तान की जानिब से शरीयत पे मबनी बचत स्कीमों की बंदिश से मुतल्लिक है। शुक्रिया। मिनिस्टर फाइनेंस। जी बहुत शुक्रिया सर। जो ऑनरेबल मेंबर ने जिस इशू की तरफ निशानदेही की है सर, मैं हुकूमत की तरफ से इनको यकीन दहानी करवाता हूँ कि गवर्नमेंट इज़ कमिटेड कि उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स और इस्लामिक बैंकिंग का फ़रोग़ करना है। ये जिन CDNS की जिन स्कीमों की शरिया कंप्लाइंट स्कीमों की बात कर रही थी, वहाँ पे 2 स्कीम्स हैं जो CDNS आपकी इस्लामिक शरिया की बेसिस पे चलाती है। एक तो सरवा सर्टिफिकेट है जिसके अंदर 1, 3 और 5 साल के इंस्ट्रूमेंट्स को जारी किया जाता है, और इसके साथ साथ सेविंग अकाउंट्स जिस तरह इस्लामिक बैंकों के अंदर अकाउंट होते हैं वो भी CDNS करता है। और ये जो दोनों स्कीमें थी सर, जुलाई 2023 के अंदर लॉन्च हुई थी, और तकरीबन 8-9 महीने इन्होंने बिल्कुल ठीक निशानदेही की है, 8-9 महीने चली थी, और तकरीबन 70-80 अरब के ये इंस्ट्रूमेंट्स जारी हुए थे, जिसके बाद इनको सस्पेंड कर दिया गया था। सर उसकी वजह क्या है मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ, और इसको आगे दोबारा किस तरह से बहाल करने के लिए हुकूमत क्या कर रही है मैं वो भी आपको बता दूंगा। सर इस्लामिक जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एसेट बैक्ड होते हैं, तो हुकूमत को सबसे पहले तो अनइनकम्बर्ड एसेट्स की निशानदेही करनी पड़ती है, उसके एवज ये इंस्ट्रूमेंट्स को लॉन्च किया जाता है और उतनी अमाउंट के इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में ऑफर किए जाते हैं, और इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को आप सकूक के लिए भी ऑफर करते हैं और सरवा सर्टिफिकेट के लिए भी करते हैं। तो जो क्वेश्चन एसेट्स का मौजूद था पिछली जो 2023 के अंदर जिनको किया गया, जिसके अंदर ये सियालकोट लाहौर मोटरवे थी, इस्लामाबाद की मेट्रो थी, उसके अगेंस्ट 80 अरब के तकरीबन सर्टिफिकेट्स जारी हो गए थे। अब हुकूमत ने दोबारा तकरीबन 1000 अरब के नए एसेट्स को वैल्यूएट भी करवा लिया है, उसके NOC भी ऑब्टेन कर लिए हैं, और इसी महीने उसके एवज तकरीबन 50 अरब के नए सर्टिफिकेट्स जो शरिया कंप्लाइंट होंगे, जिनकी तरफ मैडम ने यहाँ पे निशानदेही की है, इंशाल्लाह ताला इशू भी हो जाएगा और हुकूमत पूरी तरह से स्कीम को आगे लेके चलेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। मिस आलिया कामरान साहिबा टू आस्क 1 क्वेश्चन। सर मुझे भी इतना ही टाइम दीजिएगा जितना आपने हुकूमत को दिया था तवज्जो दिलाने के लिए। सर मोहतरम, आप जानते हैं कि सूद और जो सूदी मामलात हैं मोहतरम, ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जंग के ज़िम्रे में आता है, और बदकिस्मती है कि मेरा मुल्क गुज़िश्ता 77 साल से ये जंग लड़ रहा है, बावजूद शरीयत कोर्ट के सर फैसले के, जिसमें इन्होंने कहा कि जी हाँ ये स्कीमें मुतारिफ़ की गई थी, क्योंकि मोहतरम जब हुकूमत मुत्तफ़िक है इस चीज़ पे कि मुल्क को सूदी निज़ाम से पाक कर दिया जाए, और शरीयत कोर्ट के फैसले के मुताबिक 2028 तक तमाम सूदी बैंकारी को ख़त्म करके इस्लामी बैंकारी जो है वो राइज की जाएगी, तो मोहतरम हम इस वक्त 2024 का आखिरी गुजरने वाला हो गया, ख़त्म हो रहा है,
तो हमने क्या इब्तदा की है वो नज़र आ रही है। मोहतरम, मेरे एक सवाल का जो जवाब दिया गया हाउस में, जिसमें कहा गया कि जिन्होंने कहा कि 70 अरब हैं 8 माह के अंदर, ये सर 74 अरब 8 माह के अंदर सर जमा हुआ। तो क्या जब हम ये स्कीमें लॉन्च करते हैं तो क्या वो प्लानिंग कोई नहीं की जाती कि अगर इतने पैसे जमा हो जाएंगे तो हमें इसे किस तरह से यूटिलाइज करना है? और सर जब कोई अदारा कोई कमिटमेंट करता है लोगों के साथ कि उनसे पैसे लिए जा रहे हैं और वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता, तो सर ये एक अदारे की नाअहली है। मोहतरम, मुझे वो कट ऑफ डेट दे दीजिए कि जिस डेट के तहत जो है ये स्कीमें दोबारा शुरू की जाएंगी, और अगर इनको उसके इस्तेमाल का उस पैसे का सर मसरफ नहीं आ रहा तो उलमा कराम से और साइन करवा लेते तो आपके 5 मेंबर और सवाल कर लेते। जी मिनिस्टर फाइनेंस। जी डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी जो ऑनरेबल कुलीग हैं उन्होंने शायद सवाल का जो मैंने जवाब दिया समझ नहीं सकी। मैंने उनसे कहा था कि इन इंस्ट्रूमेंट्स को जारी करने के लिए आपको एसेट्स दरकार होते हैं जिनके ऊपर किसी किस्म की कोई इनकम्बरेंस ना हो। तो जिनकी निशानदही जब हुई थी तो मैंने बता दिया, लाहौर सियालकोट मोटरवे और जो आपकी मेट्रो थी इस्लामाबाद की, उसके एवज हमने वो 70 अरब के सर्टिफिकेट किए थे जारी, जो 8 महीने के अंदर जितना क्वेश्चन था उनके सामने वो सर्टिफिकेट जारी हो गए थे। वो पैसे इस्तेमाल कहाँ हुए थे वो तो एक अलहदा चैप्टर है, और वो हुकूमत किस तरह अपने खसारे को अपनी रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए करती है वो एक अलहदा सब्जेक्ट है। अब जो इन्होंने बात की कि इस्लामिक बैंकारी के फ़रोग के लिए हुकूमत क्या कर रही है, तो मैं ऑनरेबल मेंबर साहिबा से गुजारिश करूँगा कि 30% डिपॉजिट के अंदर इंक्रीज इस्लामिक बैंकों का आया इसी हुकूमत के नीचे, तो इंशाल्लाह ताला उसकी फ़रोग के लिए भी काम करेंगे। और जो ये सर्वा सर्टिफिकेट है उसके लिए नए असासा जात की निशानदही हो गई है। 50 अरब के करीब तकरीबन एसेट्स जो हैं इस मकसद के लिए उनको पोर्शन कर दिया गया, और इसी महीने वो नए सर्टिफिकेट भी जारी हो जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है इनकी तसल्ली हो गई होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आइटम नंबर 3, मिस्टर दानियाल चौधरी साहब। सर मैं जनाब स्पीकर पहले पढ़ लूं या थोड़ा सा आपको कोई बयान करना है वो कर लूं कि इसके ऊपर जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी थी अपनी सेनेट में, और उन्होंने ये बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि ये जो बिल है इस तरह का मोहसिन दावड़ साहब ने भी इंट्रोड्यूस किया था, वो कमेटी पे गया था और उन्होंने इसको सपोर्ट किया था सेनेट में भी। तो आई विश टू मूव that the leave to introduce a bill further to amend the Supreme Court number of Judges Act 1997, the Supreme Court number of Judges Amendment Bill 2024। जी मिनिस्टर इंफॉर्मेशन प्लीज। सर ये ऑलरेडी बिल सेनेट में आ चुका और सेनेट में भी सर इसको कमेटी को रेफर कर दिया गया था। तो हम समझते हैं कि ऑनरेबल मेंबर जो हैं दानियाल चौधरी साहब, इन्होंने जो बिल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है, वी हैव नो ऑब्जेक्शन इफ इट कैन बी रेफर्ड टू दी कंसर्न्ड कमेटी। और इस बिल में सर स्पीडी जस्टिस के हवाले से, पेंडेंसी ऑफ केसेस के हवाले से बहुत सारे मामला जो हैं वो इसके अंदर डाले गए हैं। तो ये कमेटी इसको सर कंसर्न्ड कमेटी इसको देख ले तो हमें कोई इतराज़ नहीं। Now I put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024 be granted. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and the leave to introduce the bill is granted. जी आइटम नंबर 4, जी आप ये माइक पे बोलें, माइक खोलें अचकज़ई साहब का। आपने, मैं चीख रहा था, आप नहीं सुन रहे थे। ये बड़ा अहम वो है, आपने कमेटी को भेजा, ये गलत है। देयर इज नो कोरम। जी, quorum is pointed out, count be made.